अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ इफ्ज़ा इम्तियाज़। और नाज़रीन, कल कराची स्टेडियम में मैच खेला जाना था कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का, जो कि कोयटा ग्लैडिएटर्स एक बार फिर से हार गई 56 रन से। और हमने देखा कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के 3 खिलाड़ी जो हैं वो मुश्किल से डबल फिगर में दाखिल हुए। उसके अलावा कोई भी बैट्समैन जो है वो अच्छा स्कोर नहीं कर सका। कराची किंग्स ने मैच जीता, लेकिन फिर भी एक खिलाड़ी के अलावा, जेम्स विंस के अलावा कोई भी बड़ा स्कोर नहीं कर सका। इसके साथ साथ आज मुल्तान सुल्तान्स का मैच खेला जाएगा इस्लामाबाद स्टेडियम में पेशावर ज़ल्मी के साथ। उस मैच पर बात करेंगे। और आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप क्वालिफायर का आज आखिरी दिन है। तो इन तमाम मौज़ूआत को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जाहिद मकसूद साहब, यूसुफ अंजुम, और इसके साथ साथ सलीम खालिक हमें ज्वाइन करेंगे। सलीम साहब, आपसे आगाज़ करती हूँ। सबसे पहले हम कल के मैच के ऊपर बात करते हैं। हमने कल देखा कोयटा को काफ़ी मुश्किलात रहीं अपनी बैट्समैन के हवाले से, और कोई भी बैटर जो है वो मुश्किल से 3 खिलाड़ियों के अलावा कोई भी डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हो सका। सलीम साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। आपको आ रही है मेरी आवाज़? गालिबन जी सलीम साहब, आपकी आवाज़ आ रही है, बोलिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ सबसे पहले मैं सऊद शकील को सैल्यूट करना चाहता हूँ। जो उन्होंने बैटिंग की, कल 33 रन बनाए, पूरे 20 ओवर वो खेले, ओपनर आए थे। क्या कमाल की उन्होंने नहीं खेली, बताया ऐसा होता है? कोई कौन करता है इस तरह? फिर कहते हैं लोग मैच देखने नहीं आते। जब आप इस तरह से खेलेंगे, कोई इंटेंट तो शो करते हैं। कैप्टन है वो, कई चौके लगाते हैं, छक्के लगाते हैं, उस कोशिश में आउट हो जाते, तो दुख नहीं होता। 20 ओवर पूरे आप क्रीज में रहे और आपको शर्म नहीं है एज ओपनर आप 33 रन नॉट आउट बनाकर आ रहे हैं। मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं। मैंने पढ़ा था एक किताब में कि 1975 में जब पहला वर्ल्ड कप हुआ इंग्लैंड में, तो उसमें इंडिया का मैच गालिबन इंग्लैंड के साथ था। उसमें सुनील गावस्कर एज अ ओपनर आए, तो उनकी टीम को चेस करना था 300 प्लस। 60 ओवर का उस वक्त मैच था। पूरे 60 ओवर क्रीज में रहे और सऊद शकील की तरह उन्होंने भी 31-32 रन बनाकर नॉट आउट आए। जब वो बाहर आया, उनसे पूछा यार आप किस तरह खेले, तो उन्होंने कहा मैं समझा कि शायद नॉट आउट आने पे भी भूल जाएंगे। तो शायद सऊद को भी यही लगा हो कि नॉट आउट आने पे भूल जाएंगे। देखिए, ये कैप्टनसी को हमारे कुछ प्लेयर्स गलत यूज कर रहे हैं और इसको मिस यूज हो रही है ये कैप्टनसी। अब इनको सऊद तो टेस्ट के मटेरियल है, सबको पता है। कोयटा ने एक बड़ा ब्लंडर किया कि उनको कैप्टनसी सौंपी, क्योंकि ये जो स्कोर था वो कोई इतना बड़ा भी नहीं था। 176, ठीक है, पिच स्लो थी लेकिन बन सकता था। लेकिन ख्वाजा ये जो नाफे इनको किस नंबर पे खिलाया और वो किस नंबर के बैट्समैन है, ये आप देख लें। इंटेंट उनकी इनिंग में नजर ही नहीं आ रहा था शुरू से ही। और जिस तरह 7 विकेटें 36-37 रन पर गिर गई थी, उसके बाद तो कोई बचा ही नहीं था मैच। लेकिन एज ए कैप्टन भी आपका फर्ज है, कुछ शो तो करते, कुछ शो नहीं किया। बाकी प्लेयर्स भी उनके बिल्कुल नाकाम रहे। और कोयटा ने जिस तरह स्टार्ट लिया था इस टूर्नामेंट में, लग रहा था टीम आगे जाएगी, लेकिन अभी जो परफॉर्मेंस है वो देख के तो लग रहा है कि इनका अभी आगे भी पता नहीं क्या हो। कराची को बिल्कुल दाद देनी चाहिए कि बज़ाहिर स्कोर इतना ज्यादा नहीं लग रहा था कि बनाए। जेम्स विंस बहुत अच्छा खेले, नो डाउट। उन्होंने दूसरे मैच में अपनी टीम को ये दूसरा मैच जितवाया है। फिर हसन अली की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा है। अमूमन इस तरह की T20 लीग में जो बैट्समैन है वही परफॉर्म कर रहे होते हैं। हसन अली हमें बड़े जबरदस्त रूप में नजर आ रहे हैं। तो कराची बहुत अच्छा परफॉर्म उन्होंने किया और कोयटा ने बहुत ज्यादा मायूस किया। बिल्कुल जाहिद साहब, कराची ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। ये फैसला पिच को देखते हुए उनका बहुत अच्छा था। फिर उसके साथ साथ जैसा कि सलीम साहब भी बात कर रहे थे, ख्वाजा नाफे को 5वें नंबर पर खिलाना, इस हवाले से आपको क्या लगता है जो ये डिसीजन था, इस पर क्या कहेंगे? हिफ्ज़ा, देखें कराची के जो कप्तान है वार्नर, उन्होंने टॉस जीता। ज़ाहिर है जैसे आप बता रही हैं कि उन्होंने पहले बैटिंग का फैसला किया और पहली दफ़ा 3 मैचों में उन्होंने 31 रन भी बनाए हैं, वरना पहले मैचों में 0 और 12 पर आउट हो गए थे। और टिम साइफर्ड भी लंबी इनिंग्स नहीं खेल सके क्योंकि कंडीशन ज़ाहिर है डिफरेंट है। न्यूजीलैंड में तो बहुत ही आला उन्होंने बैटिंग का मुजाहरा किया था पाकिस्तान के ख़िलाफ़। लेकिन इस पूरे मैच में जैसा कि शुरू में सलीम साहब ने भी जिक्र किया कि सिर्फ सऊद शकील को सैल्यूट इसलिए ना करें कि उन्होंने 40 गेंदों पे 30 बनाए, उनको ये भी करें कि लंबा स्कोर बनाने में कराची किंग्स में भी उनका हाथ है। क्योंकि उन्होंने 10 रन पर जेम्स विंस का जो था वो लॉन्ग ऑफ ऑन से उसकी थ्रो थी फिन एलन की,
जो वो रोकर उसको रन आउट नहीं कर सके। और फिर वो मोहम्मद नबी का उन्होंने कैच ड्रॉप किया, उन्होंने अगले ही गेंद पर 2 छक्के जड़ दिए मोहम्मद आमर को। तो कल बहुत ही बेहतरीन दिन था सऊद शकील के लिए। मैं समझता हूँ कि जब किसी टेस्ट प्लेयर को आप T20 में लाएंगे, कौमी टीम में ना फ्यूचर में मुस्तकबिल है सऊद शकील का, ना अभी है, और उसको डायरेक्ट कप्तान बनाएंगे। और इसकी वाज़ेह मिसाल है कि जब टीम एक इनिंग्स मुकम्मल हो गई थी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम वापस जा रही थी अपने पवेलियन की तरफ, तो साफ दिखाई दे रहा था कोई प्लेयर आपस में बात नहीं कर रहा। कौशाल मेंडस अलग थे, रायली रोसो के साथ बातें कर रहे थे, मोहम्मद आमर 2 प्लेयर्स के साथ अलग जा रहे थे, कप्तान सर झुका के अलग जा रहे थे। ये भी हो सकता है कि कप्तान पे प्रेशर भी हो, और ये भी चांस हो सकता है कि ज़ाहिर है एक बाहर से लाकर कप्तान को नाज़िल किया गया, उनके ऊपर बिठाया गया, प्लेयर नाखुश हों। क्योंकि आपको याद होगा रायली रोसो पहले मुल्तान की तरफ से खेलते थे, लास्ट ईयर उन्होंने कप्तानी की क्वेटा ग्लैडिएटर की, और अब इस दफ़ा जो है सऊद शकील को डायरेक्ट कप्तान बना दिया गया। लेकिन बड़ी मायूस कुन परफॉर्मेंस थी क्वेटे की। कल जो तवक्को थी उसी के मुताबिक जो है दोनों टीमों में काफ़ी चेंजेस की गई। 4 प्लेयर जो है कराची किंग्स ने चेंज किए, 3 प्लेयर्स क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने तब्दील किए। और जहाँ तक अगर कराची किंग्स की बैटिंग की बात की जाए तो इनके बाद जेम्स वेंस अगर 70 रन ना करते या उनका कैच कर लिया जाता 10 रन पर, तो इतने रन भी ना बना पाते। और जब क्वेटा ने बैटिंग स्टार्ट की थी तो बहुत बड़े रन का प्रेशर नहीं था उन पर, 175 रन थे, लेकिन उनकी लंबी पार्टनरशिप ही नहीं ली, पैदर पै विकटें गिरती रहीं, और फिर एंड पे आके ज़रा एग्रेशन शो कराया जबकि टीम मैच हार चुकी थी, जब मोहम्मद आमर ने 30-32 रन बनाए और सऊद शकील का साथ दिया। तो बहुत मायूस कुन परफॉर्मेंस थी क्वेटा ग्लैडिएटर की। ऐसे मैच देखते हुए तो मेरा नहीं ख्याल कि क्राउड आएगा जिसकी हम तवक्को भी करते हैं कि चलें रूठा हुआ क्राउड वापस आएगा, अच्छे मैचेस होंगे। वो कांटे के मैचेस अभी हो नहीं रहे सवाई एक आध मैच के, बाकी मैचेस जो है तकरीबन 1 साइडेड हो रहे हैं तमाम मैचेस। बिल्कुल। यूसुफ, आप क्या कहेंगे, जैसा कि जाहिद साहब ने भी कहा कि जेम्स वेंस के अलावा कराची के पास भी कोई ऐसा बैट्समैन नहीं था जिसने बहुत बड़ा कोई स्कोर किया हो, अगर वो भी आउट हो जाते तो शायद कराची भी अपना उतना टोटल 176 का ना बना पाता। देखें हिफ्ज़ा टॉप ऑर्डर ने स्कोर किया, नीचे से उनके किसी खिलाड़ी ने स्कोर नहीं किया, जो मैं समझता हूँ कि एक थोड़ा सोचने वाली बात है। इस विकेट पर 175 इतने बड़े रन नहीं थे, और चूँकि कराची का नेशनल स्टेडियम उनका होम ग्राउंड भी है कराची किंग का, तो उनको ज़्यादा उसका तजर्बा भी था वहाँ पे खेलने का। तो मेरे ख्याल में 200+ रन होते तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि कराची की जिस तरह की एक उठान थी, उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। अब तक एक मैच में उनको नाकामी का सामना भी करना पड़ा, लेकिन मजमूई तौर पर उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो ज़्यादा बेहतर रही है दोनों टीमों के हवाले, जो क्वेटा और कराची के दरमियान थी। और उसके बाद उनकी ये बॉलिंग का खासा कह लेंगे, हसन अली ने जिस तरह इब्तदाई स्पेल में अच्छी बॉलिंग की, मीर हमज़ा ने अच्छी बॉलिंग की, और पावर प्ले में जब क्वेटा के 5 खिलाड़ी आउट हो गए तो उसके बाद बिल्कुल ये नामुमकिन था कि उनकी टीम जो 176 रन का टारगेट उसको चेज़ करने में कामयाब होती। और जिस तरह के पहले जायद साहब ने भी बात की, सऊद शकील के हवाले से सलीम साहब ने भी बात की, तो मेरे ख्याल में क्वेटा की इंतज़ामिया को अब सोचना पड़ेगा कि हर साल कप्तान बदलने से टीम की किस्मत भी नहीं बदलती। जब तक आप तसलसल नहीं दिखाएंगे अपने फैसलों में, उस वक्त आप कैसे लड़कों से तवक्को करेंगे वो अपनी टीम की परफॉर्मेंस के लिए खेलें और बेहतर उसमें करें। तो ये क्वेटा की इंतज़ामिया को सोचना पड़ेगा कि 10 साल उनको हो गए हैं, एक टाइटल अभी तक उन्होंने जीता है, तो कहाँ उनसे गलतियाँ हुई हैं। अगर एक कप्तान वो रख लेंगे मुस्तकिल, तो इससे यकीनी तौर पर उनकी जो टीम उसका मोराल भी बेहतर होगा और आने वाले जो सीज़न होंगे उसमें कम्बिनेशन भी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। क्वेटा की टीम ने भी अच्छे अपने तौर पे तो यकीनी तौर पर अच्छे खिलाड़ियों का इंतखाब किया था, लेकिन मजमूई तौर पर उनकी जो परफॉर्मेंस है इस दफ़ा तो थी कि कुछ शायद बेहतरी आए, लेकिन अब तक की परफॉर्मेंस के बाद तो लगता है कि उनका क्वालिफायर में जो टॉप 4 होंगे उसमें भी जगह बनाना मुश्किल हो जाएगा। सलीम साहब, आप कहिएगा, हमने कल भी बात की थी कंसिस्टेंसी के हवाले से, प्लेयर की जहां पर हम परफॉर्मेंस के में कंसिस्टेंसी के हवाले से बात करते हैं, उसी तरह जो टीम के फैसले होते हैं, जैसे कि यूसुफ पे जिक्र कर रहे थे कि कप्तान को बार बार बदलना, जब इस तरह की चेंजेस ली जाती हैं तो इस पर यकीनन टीम पे बहुत फ़र्क पड़ता है, जलन होने में एक दूसरे के साथ बहुत मुश्किल होती है। देखिए T20 क्रिकेट में तो इस तरह के डिसीजन होते ही हैं, क्योंकि T20 लीग्स जो है इसमें ऐसा नहीं होता कि ये प्लेयर सारा साल साथ होते हैं और फिर आके यहाँ खेल रहे हैं। ये तो एक फ्रेंचाइज है, फ्रेंचाइज क्रिकेट में हर साल प्लेयर चेंज होते रहते हैं, कुछ प्लेयर वो ही होते हैं, बाकी तो फॉरेन प्लेयर खासतौर पे बदलते रहते हैं। तो इसमें जेल करना और ये करना वो इतना ज्यादा नहीं है, वो ये है कि कैप्टन कितने अच्छे डिसीजन ले रहा है, फील्ड में क्या कर रहा है। तो मैं आपको बताऊं, जब इवेंट शुरू नहीं हुआ था उस वक्त जब सऊद शकील को कैप्टन अनाउंस करने का क्वेटा ने कहा, तो मेरी उनकी एक आला शख्सियत से क्वेटा की बात हुई थी और मैंने कहा सऊद शकील, मैंने कहा वो बंदा जो टेस्ट क्रिकेट में उसकी बैटिंग देख के लोग सो जाते, आप तो T20 में कप्तान बना रहे हैं। उन्होंने कहा हमारे पास वी डोंट हैव एनी अदर चॉइस। तो मतलब उनके पास शायद ऐसा भी कैप्टनसी मटेरियल कोई था ही। मैं तो अभी भी कहता हूँ कि सरफराज अहमद को उन्होंने रखा हुआ है एज अ टीम डायरेक्टर,
चले ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, आप उसको नॉन प्लेइंग कैप्टन खिला दें। आप कहें चलो यार सरफराज है, वो कम से कम उसके पास क्रिकेट का दिमाग तो है, फैसला तो करेगा। जहाँ सऊद तो हर शोबे में हमें बिल्कुल नाकाम नजर आ रहे हैं। और आप बिलीव करें मेरी बात, मैच खत्म नहीं हुआ था और मैं किसी काम से स्टेडियम से नीचे उतरा, जब मैं जा रहा था तो इतनी बड़ी तादाद इस तरह, वैसे तो ग्राउंड खाली था लेकिन जो लोग आए हुए थे, समझे आप 3-4 हजार, उसमें से भी आधे से ज्यादा लोग वापस जा रहे थे। बहुत रश था, ज्यादातर लोग इंग्लैंड के एक साबिक ऑलराउंडर को याद करते हुए जा रहे थे। तो जो समझने वाले हैं वो समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इतना गुस्सा था लोगों को। तो जब हम बात बिल्कुल करते हैं इसी तरह एक एग्जाम्पल अभी भी, अगर सलीम साहब अगर हम IPL की भी ले लें तो वो भी अपने काफ़ी ऐसे प्लेयर्स, अगर धोनी की भी बात कर ली जाए तो चेन्नई जो है वो उसको यूज़ कर रही है। तो आपको भी इस तरह के कुछ स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। बहुत जबरदस्त आपने बात की है, बिल्कुल। क्योंकि धोनी को देखें कितने 43-44 तो उनकी क्रिकेटिंग एज है। अब असल पता नहीं कितनी होगी, पाकिस्तान में हर कोई अपनी एज जो है क्रिकेट वगैरह में वो कम करके करता है और वो खेल भी नहीं रहे क्रिकेट, सिर्फ IPL में आते। वो कि उनकी टीम का इस साल बहुत बुरा हाल हो चुका है, लेकिन फिर भी एक रखा हुआ है उन्होंने। और तो यहाँ पे भी अगर उनको देखना चाहिए कि किस तरह कर ले। देखिए प्लेयर तो उन्होंने अपने दानिश में बहुत अच्छे चुने, लेकिन वो प्लेयर कितने अच्छे हैं ये बात जो है ये देखने की है। लेकिन जिस तरह से कल परफॉर्म किया, उस परफॉर्मेंस के बाद हमें अगर पैसे देके भी किसी को बोलेंगे ना कि आओ यार मैच हो रहा है PSL का देखने चलो, तो वो धक्के देके भगा देगा, जाओ यार नहीं देखना हमें मैच, फ्री में भी नहीं आएंगे। क्रिकेट होती है T20 क्रिकेट, खासतौर पे इंटरेस्टिंग, वहाँ लोग जाते हैं चौके छक्के देखना, आखिरी ओवर तक मैच हो, ये सुपर ओवर तक मैच जाए। वहाँ ये थोड़ी होता है कि भाई ये 37 में 7 आउट हो गए। अरे भाई कौन सा यहाँ पर वसीम अकरम वकारे बस अपनी पीक के बॉलिंग करने आ गए। ये पिच ऐसी खतरनाक पर्च की हमने यहाँ लगा के, नॉर्मल पिच, सब कुछ नॉर्मल कंडीशन, कुछ तो स्कोर हो, कुछ तो फाइट नजर आए। आप देख लें इस PSL में एक ही मैच अच्छा हुआ है जो मुल्तान और कराची किंग्स का था, उसके अलावा सारे मैचेस वन साइडेड है। जब ऐसी क्रिकेट होगी तो कौन देखने आएगा। साथ में एक और बात, चलो पाकिस्तानी प्लेयर तो आउट ऑफ फॉर्म थे, गोरे भी यहाँ आके आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं। जैसे वार्नर का जिक्र हुआ, साइमंड हमें कितना मार रहे थे, यहाँ देखिए उससे भी नहीं खेला जा रहा। तो ये सारी चीजें मिलाकर जो हमारा प्रोडक्ट है वो बिल्कुल, ये वजह क्या है कि यहाँ पर आकर जो एक इंटरनेशनल प्लेयर्स, जैसे न्यूजीलैंड की अभी सीरीज़ हुई तो टिम सैफर्ट ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की, लेकिन यहाँ पर वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। बहरहाल इन सवालों का जवाब भी लेंगे। जुल्फ़िकार बेग ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। आज पिंडी में मैच है पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स का। जुल्फ़िकार बताइएगा सबसे पहले कि इस वक्त इस्लामाबाद में मौसम कैसा है? जी डेफिनेटली मौसम का सवाल तो PSL के साथ साथ चलता है। जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जब मैनेजमेंट जब इसका प्लान तैयार करती है तो पता नहीं दोनों क्या इनके माइंड में होता है कि वेदर को नहीं नोटिस में लाते हैं। तो वेदर डेफिनेटली इंटायरली डिफरेंट है। सुबह भी बड़ी बारिश हुई है यहाँ पे, सराउंडिंग में भी हुई है और अभी भी फोरकास्ट ऐसा है कि किसी भी वक्त फोरकास्ट हो सकता है बारिश का। और जो प्रीवियस मैच हुआ था तो उस दिन भी अच्छी खासी ज़्यादाबारी हुई, तो मैच की वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होती है पिंडी में। पिंडी में क्राउड काफ़ी बड़ी तादाद में आता है। हर प्रोग्राम में भी हम जिक्र करते हैं। तो पिंडी की तो कोई भी टीम हो तो उसको हम सपोर्ट करते हैं, हमारे पिंडी के जो शायकीन हैं। और बारिश का जो मैच ऑफिस की तरफ से अभी तक फोरकास्ट है तो 7 बजे के अराउंड 7 सवा 7 के करीब शायद एक्सपेक्टेड है बारिश। तो अभी इसके बारे में आज दिन को ज़लज़ला भी आया था कुछ, थोड़ा सा वो भी एक सिलसिला चल रहा है। दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग और वेदर चेंज हो रहे हैं तो इससे ये भी इफेक्ट होता है। अच्छा जुल्फ़िकार, आज क्योंकि पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान का मैच खेला जाएगा तो क्या एक्सपेक्ट किया जाता है? जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पिंडी में क्राउड जो है वो एनर्जेटिक होता है और बड़ी तादाद में लोग आते हैं, आज के मैच में भी ऐसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है? जी डेफिनेटली कुछ सख्तियाँ हैं, क्योंकि जब ग्राउंड के अंदर जो टाइम दिया जाता है उससे पहले लोग बड़ी तादाद में लोग आ जाते हैं। जैसा कि जहाँ पे पिंडी का ये स्टेडियम लोकेटेड है, इसके इर्द गिर्द से बहुत सारी बड़ी तादाद में लोग ऑनलाइन भी टिकट लेते हैं और वो टाइमली आ जाते हैं। फिर सेटेल सर्विस भी दी जाती है और मेट्रो सर्विस भी है जो एक्सेस है उस स्टेडियम तक आने में। तो डेफिनेटली लोग सपोर्ट करते हैं पिंडी में, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग आते हैं। तो लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है सिक्योरिटी के हवाले से उनको थोड़े से मेजरमेंट चेंज करने चाहिए। सख्ती बहुत ज़्यादा की जाती है और बड़े लो क्वालिटी के जो चीज़ें हैं वो भी सराउंडिंग में बेच रहे होते हैं, फ्लैग्स हैं या डिफरेंट इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, डिफरेंट फ्रेंचाइज जो टीमें हैं। तो इस हवाले से शायकीन का ये कहना है कि जो
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि उन फ्रेंचाइज के साथ मिल के हाई क्वालिटी की जो प्रोडक्ट हैं, जो उनके सीनियर्स हैं, उनके शॉप्स बनाई जाएँ, मूवेबल हो, ऑन व्हील शॉप्स हों, जिन पे लोग जहाँ से एंट्री हो रही हो, एंट्री पॉइंट के करीब लोग खरीद सकें। और लोग बहुत लो क्वालिटी के फ्लैग्स हैं टीमों के, इस हवाले से लोगों के साथ हैं। जहाँ तक सिक्योरिटी का इशू है वो एक चैलेंज है एक्सल, लेकिन जिस तरीके से उनकी तलाशी ली जाती है, चीज़ें उनसे ले ली जाती हैं, फैमिली भी होती है, काफ़ी देर तक वो बैठे रहते हैं और अच्छी खासी लंबी लाइन होती है, तो इसके लिए उनको एंट्री पॉइंट्स भी ज़्यादा बढ़ाने चाहिए और जो एंट्री पॉइंट्स पे उसमें चेकिंग का जो तरीकाकार है उसको आसान करना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार बेग, आप हमें वहाँ की सूरत हाल के मुतालिक बता रहे थे। डिस्कशन को जारी रखेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अभी आपको बताएं कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई है। उनका कहना है कि पाकिस्तान वुमेन्स टीम ने तमाम मैचेस शानदार खेल पेश किया है, लेकिन वुमेन्स टीम वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएगी और जो तयशुदा एग्रीमेंट है उसके तहत पाकिस्तान के मैचेस हाइब्रिड मॉडल पर होंगे। जाहिद साहब आपकी जानिब आऊँगी, यकीनन उनके इस जो स्टेटमेंट है उस पर हम बात भी करते हैं और एक बार डिटेल से वो सुन भी लेते हैं कि मोहसिन नकवी की जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आया है। बिल्कुल, वेन्यू वो लोग डिसाइड करेंगे जाहिद साहब, लेकिन जो टीम है वो इंडिया नहीं जाएगी क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी की दफ़ा ये चीज़ डिसाइड हो गई थी। देखिए, आईसीसी वुमेन्स का क्वालिफाइंग राउंड है वर्ल्ड कप का, वो लाहौर में जारी था, 2 ग्राउंड्स में, LCCA में और कज़ाफ़ी स्टेडियम में, जिसका लास्ट मैच इस वक्त जारी है वेस्ट इंडीज़ और थाईलैंड के दरमियान। इससे पहले पाकिस्तान ने बहुत आउट क्लास परफॉर्मेंस दिखाते हुए बांग्लादेश को भी शिकस्त दे दिया अपने 5वें मैच में और मुसलसल 5 फतवात हैं पाकिस्तान की, वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा, ये तो चैंपियंस ट्रॉफी से जब इनका मुआहदा तय हुआ उसमें था कि कोई पाकिस्तानी टीम जो है एक ख़ास मुद्दत के लिए 2 या 3 साल तय किया गया कि किसी भी ICC इवेंट के लिए भारत नहीं जाएगी, तो भारतीय टीम तो पहले ही पाकिस्तान नहीं आती। इसलिए जो है कि क्योंकि पाकिस्तानी टीम तो जाएगी नहीं अब वर्ल्ड कप क्वालिफाई के लिए, क्योंकि अब न्यूट्रल वेन्यू पे कहाँ मैच करवाने हैं, श्रीलंका में करवाने हैं या दुबई में करवाने हैं, कहाँ करवाने हैं, इसका फैसला जाहिर है क्योंकि मेज़बानी में, इंडिया की मेज़बानी में होना वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट, तो उन्हें नहीं फैसला करना है। और ये एक दफ़ा फिर क्लियर कर दिया चेयरमैन पीसीबी ने कि पाकिस्तानी टीम जो है वो भारत खेलने के लिए नहीं जाएगी। बिल्कुल, और इस मौक़िफ़ पर डटे रहना ये एक अच्छी चीज़ है यूसुफ, क्योंकि हमने देखा चैंपियंस ट्रॉफी में भी हमारे यहाँ जब इवेंट होना था तो इंडिया की जानिब से हर चीज़ पर इशू क्रिएट किया गया, और अब जब एक चीज़ तय हुई है तो यकीनन इंडिया को इस चीज़ पर डिसाइड करना है कि वो वेन्यू क्या होगा मैचेस के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी टीम जो है अच्छा परफॉर्म कर चुकी है, वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गई है। देखें हिफ्ज़ा, बड़े अरसे के बाद और ये शायद हिस्ट्री में पहली दफ़ा है कि पाकिस्तानी टीम ने लगातार 5 ODI मैचेस में शानदार परफॉर्मेंस दी है। पाकिस्तान की टीम का ये अपने होम ग्राउंड में मेरे ख्याल में अब तक का बेहतरीन रिकॉर्ड भी है, और पाकिस्तान की जीत में आलिया जो है रियाज, उन्होंने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी। सिदर अमीन का जिक्र करना चाहिए, मुनीबा अली ने शानदार परफॉर्मेंस दी। आज जो बांग्लादेश के साथ मैच था उसमें पाकिस्तान ने एक तरफा मुकाबले के बाद ही वो कामयाबी हासिल की है और पाकिस्तान ने 189 रन का हदफ 3 विकेटों पर हासिल करके ये ICC वुमेन वर्ल्ड कप में अपने आप को नाकाबिल किस्त रखा। इसके बाद पाकिस्तान की टीम क्योंकि पॉइंट्स टेबल पर पहले नंबर पर थी तो उसने क्वालिफाई भी करी। अब दूसरी टीम इसमें कौन सी जाएगी उसमें सभी रन रेट पर फैसला होना है, क्योंकि इस वक्त जो वेस्ट इंडीज़ की टीम की पोजीशन है वो भी थाईलैंड के अगेंस्ट काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। अब देखना यह कि वेस्ट इंडीज़ की टीम कितने ओवर्स में जो हदफ उनको मिलेगा उसको हासिल करने में कामयाब होती है। बांग्लादेश की टीम भी दुआ कर रही होगी कि वेस्ट इंडीज़ की टीम को ज़रा टफ टाइम मिले ताकि वो क्वालिफाई करने में कामयाब हो। तो इंडिया में अगर बात की जाए तो इंडिया में 2 इवेंट होने हैं, एक एशिया कप भी होना है T20 फॉर्मेट का जो मेंस का होगा, और उसका जो वेन्यू हो उससे पहले ही डिसाइड हो चुका है कि पाकिस्तान की टीम जो अपने मैचेज़ है वो श्रीलंका में खेलेगी। यकीनी तौर पर दोनों बोर्ड्स के दरमियान ये मामला पहले से तय पा चुके। ICC चैम्पियन ट्रॉफी से पहले ये फ्यूजन मॉडल के तहत ही चीज़ें सामने आई थी कि पाकिस्तान की टीम भी अब कोई भी इंडिया में जाकर नहीं खेलेगी। अब चूँकि पहले मरले में हमारी वुमेंस टीम ने वहाँ पर जाना है तो उसके मैचेस का भी फैसला तो नहीं हुआ कि कहाँ पर होंगे, लेकिन यकीनी तौर पर पाकिस्तान टीम के लिए अच्छी बात है कि पाकिस्तान की टीम अब वहाँ जाकर नहीं खेलेगी, न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगी। और हो सकता है कि न्यूट्रल वेन्यू इस दफ़ा दुबई रखा जाए, और जिस तरह इंडिया की टीम ने ICC चैम्पियन ट्रॉफी के मैचेस वहाँ पर खेले तो पाकिस्तान की टीम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी एक ख्वाहिश हो कि हमारे मैचेस भी दुबई में रखे जाएँ। तो ठीक है, अच्छी बात है। एक बराबर की सतह पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह स्टांस लिया, इस पर अब कब तक कायम रहते हैं 2 या 3 साल ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फ़िलहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो स्टांस है वो बेहतर दिखाई दे रहा है।
बिल्कुल सलीम साहब, अपना स्टांस जो है उसको रिकॉल एक बार करवा दिया गया है, जो स्टेटमेंट और जो एग्रीमेंट तय हुआ था। लेकिन आपको क्या लगता है, इंडिया को देखते हुए क्या इस बार भी कोई चीज़ स्मूथली होने देंगे, एक एग्रीमेंट खुद तय होने के बाद भी, और वो बगैर कोई इशू क्रिएट किए बगैर कोई एक न्यूट्रल वेन्यू बना लेंगे? बिल्कुल, जो मुझे इत्तलात मिली है उनके मुताबिक शायद ये पूरा इवेंट ही कहीं और वो कराएं, चाहे वो यूएई हो। यूएई का ज़्यादा चांस है कि शायद वहाँ चले जाए पूरा इवेंट, क्योंकि देखें वुमेन क्रिकेट की इवेंट थोड़े लो प्रोफाइल होते हैं, उसमें इतना ज़्यादा अपना क्राउड इन्वॉल्व होता है, ना पैसा इन्वॉल्व होता है, तो शायद इसको इंडिया अपने आना का मसला ना बनाए। वैसे पहले तो ये लोग ये सोच कर बैठे हुए थे कि पाकिस्तान टीम तो ऐसी बेकार है, हार जाएगी, लेकिन सलाम है हमारी जो वुमेन क्रिकेट टीम है, क्या ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्म किया। कोई भी क्रिकेट हो, कोई भी मुकाबला हो, 5 मैच एक साथ जीतना बहुत बड़ी बात है। हैट्स ऑफ टू द वुमेन क्रिकेट टीम, बहुत जबरदस्त मुखी थी और उन्होंने साबित कर दिया कि कोई भी शोबा हो, पाकिस्तानी खवातीन उसमें कम नहीं है किसी से भी मर्दों के खाना बचाना, बल्कि उनसे आगे भी चलती है। बहुत जबरदस्त सारी प्लेयर्स ने, यूसुफ साहब ने काफी सारे नाम लिए, सब ने अच्छा परफॉर्म किया। हर मैच में कोई एक प्लेयर सामने आती है और उसने जबरदस्त परफॉर्म किया होता। तो जब हम हारते हैं तो बुराइयां कर रहे होते हैं, तो जीतने पर भी उनको बिल्कुल खिराज तहसीन अदा करना चाहिए। और अच्छी बात है मोहसिन साहब ने शायद कोई इनाम का ऐलान भी किया है। और दूसरी बात जो डट गया है पाकिस्तान, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब ये तय हो चुका था कि सारे मैच इसी तरह होंगे फ्यूजन फॉर्मूले के तहत, तो अब भी होना चाहिए। और आगे भी मेरा ख्याल है ये 2-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो सारे मैचेस वैसे ही होंगे। क्योंकि मैं बताऊं, इंडिया में वुमेन टीम भी हो या मेन टीम भी हो, पाकिस्तान की वहां जाकर खेलना इतना आसान नहीं होता, बड़ा हॉस्टाइल कभी कभी वहां पे रवैया होता है। जब ये 2 साल पहले मेंस वर्ल्ड कप हुआ था, तो मैं वहां गया था, मेरे जाने से पहले ज़ैनब अब्बास जो हमारी मारूफ प्रेजेंटर है, तो आपको याद होगा उनके साथ क्या हुआ था। उनकी कोई पुरानी बरसों पुरानी पोस्ट निकाल के किसी ने केस कर दिया, फिर उनको वापस भेजा गया वहां से। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं वहां पर, तो बंदा हर वक्त डरा ही रहता है कि यार अब कुछ हो ना जाए। तो इससे अच्छा है बराबरी की सतह पर मोहसिन नकवी साहब ने बहुत जबरदस्त ये काम किया था कि ऐसा एक फॉर्मूला बनाया है कि ठीक है, हम क्यों आए जब आप नहीं आ रहे, तो हमारी टीमें भी फिर आपके यहाँ नहीं आएंगी, न्यूट्रल वेन्यू पे होना चाहिए। और अब ऐसे ही होगा, और होपफुली वहाँ वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान टीम इसी तरह जिस तरह भी परफॉर्म किया करेगी। बिल्कुल ठीक है। और यकीनन जो इवेंट हुआ विमेंस वर्ल्ड कप क्वालिफायर के हवाले से, उसमें पाकिस्तान विमेंस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अपने 5 मैचेस जीते, वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। आप देखते हैं कि इंडिया में ये इवेंट होने जा रहा है, इंडिया होस्ट कर रहा है, तो पाकिस्तान के मैचेस के हवाले से हाइब्रिड मॉडल कहाँ पर होगा, यहाँ वक्त तो है प्रोग्राम में एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। यूसुफ, आपसे जानना चाहूंगी कि जहां पर आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप चल रहा है, इसके साथ साथ पीएसएल चल रहा है, तो कबड्डी टूर्नामेंट भी जारी है बाबा गुरु नानक, तो उसके हवाले से जो मुकाबले हैं उनकी क्या अपडेट्स हैं? जी हिफ्ज़ा, 3 रोज़ा ये मुकाबले थे जिसमें ईरान की तब्रेज़ लाइन्स की टीम ने हिस्सा लिया, पाकिस्तान ईगल्स के नाम से इसमें पार्टिसिपेट किया पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने, और उसके साथ साथ इंडियन जो थी वो टाइगर्स के नाम से उन्होंने हिस्सा लिया। पाकिस्तान टीम ने ईरान को भी हराया, इंडिया को भी हराया। कल फाइनल था इंडिया पाकिस्तान का, लेकिन उससे पहले इंडिया के क्योंकि सारे खिलाड़ी यहाँ पर नहीं आए थे, उनमें से 4 खिलाड़ी इंजर्ड हो गए थे। और कवायद ये कहते हैं कि अगर आपकी टीम के 9 खिलाड़ी मुकम्मल फिट नहीं हैं तो फिर आप मैच नहीं खेलेंगे। ये फिर फैसला हुआ, इंडियन टीम ने दस्तबरदार किया ख़ुद को और उन्होंने कहा कि हमारे पास चूँकि लड़के ही पूरे नहीं हैं तो हम ये फ़ाइनल नहीं खेलेंगे, और हमारी जगह पर जो ईरान की टीम है कवायद के तहत उसको मैदान में उतारा गया, जिसमें पाकिस्तान ने शानदार परफॉर्मेंस दी और 26 के मुकाबले में 54 पॉइंट से पाकिस्तान टीम ने ये जो फ़ाइनल था अपने नाम किया। ये क्योंकि बाबा गुरु नानक के हवाले से था, इंटरनेशनल पहली दफ़ा ये पाकिस्तान में हुआ, इसका मकसद यही था कि जो कबड्डी के हवाले से दोनों मुल्कों के तीनों के तल्लुकात उसमें बेहतरी लाई जाए। और क्योंकि कबड्डी एक सकाफ़ती खेल है पाकिस्तान का, तो उसमें पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस वो भी बहुत शानदार रही है। एक रिकॉल था कि कबड्डी भी पाकिस्तान में ज़िंदा और उसको मज़ीद बेहतर करने के लिए कोशिश की जा रही है। वहाँ पर चूँकि मेहमान ख़ुसूस थे चौधरी शाफी हुसैन, जो पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन के सदर भी हैं, उन्होंने ये अनाउंस भी किया कि पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन एक वर्ल्ड कप कराने जा रही है जिसका वेन्यू दुबई होगा। और दुबई में ये वेन्यू इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि इंडिया की जो टीम है सीनियर टीम, उसका पाकिस्तान में आना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। इसलिए दोनों ममालिक के जो फेडरेशंस है उन्होंने ये तय किया कि पाकिस्तान और इंडिया के जो मुकाबले होंगे वर्ल्ड कप में वो
वेन्यू पर ही, न्यूट्रल वेन्यू पर ही खेले जाएंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान की टीम ने इसी साल अगस्त में कनाडा कप में भी हिस्सा लेना और इसकी तैयारियों के लिए ये जो बाबा गुरु नानक कबड्डी कप था, इसमें से जो बेहतरीन खिलाड़ी सामने आए उनको ही वहाँ पर मौका दिया जाएगा। तो अच्छी बात है कि पाकिस्तान में पहले इंटरनेशनल क्रिकेट आबाद हुई, फिर हॉकी की टीमें यहाँ पर आई, अब कबड्डी की टीमें भी पाकिस्तान में आकर खेल रही हैं। ना सिर्फ इससे खेलों में ये मकबूलियत बढ़ेगी बल्कि पाकिस्तान का जो सॉफ्ट टीम है वो भी पूरी दुनिया में जा रहा है। बिल्कुल। अब मैं सलीम साहब आपकी जानिब आना चाहती हूँ। अगर हम PSL को दोबारा से डिस्कस करते हैं, जो आज मैच होने जा रहा है रावलपिंडी में पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स का, अब जिस तरह से इनकी प्रीवियस परफॉर्मेंस रही है, आपको क्या लगता है इन दोनों टीम्स के आपस में क्या की प्लेयर हो सकते हैं जो कि पेशावर को मुल्तान के टफ टाइम दे सकते हैं? दोनों ही टीमें ऐसी हैं जिनकी परफॉर्मेंस इस इवेंट में काफी खराब रही है और क्रिटिसिज्म ज्यादा उन पे आया, चाहे वो बाबर हो या रिजवान हो। ओपनिंग करने पर भी उनके सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन इस इवेंट को अगर हमें दिलचस्पी में बरकरार रखनी है तो जरूरी है कि मुल्तान और कराची और इस तरह और भी टीमें इस तरह अच्छा परफॉर्म करें, फतवाहत हासिल करें, ताकि आखिर तक इंटरेस्ट जो है बिल्ड रहे। तो होपफुली आज कोई बड़ी इनिंग देखने को मिलेगी। शायद साइम भी कुछ कर जाए, बाबर और रिजवान और जो भी, कुछ ना कुछ तो हो, कोई ऐसा मजा तो है आखिरी बॉल तक मैच जाए, सुपर ओवर हो जाए, कुछ तो हो कोई। और दोनों टीमों में प्रेशर भी बहुत है, पहला पॉइंट उनको चाहिए आज। तो होपफुली कुछ ऐसी क्रिकेट होगी कि जो लोगों को भी देखने को मिला है। जाहिद साहब, दोनों ही इस वक्त कह लें कि लास्ट नंबर्स पर हैं। अगर हम पॉइंट्स टेबल की अब तक बात करें तो पेशावर और मुल्तान दोनों लास्ट नंबर पर आ रही हैं। क्या लगता है दोनों टीम्स के साथ क्या मसाइल हैं जो उस तरह से उनकी परफॉर्मेंस नहीं रही? आज के मैच के लिए एक अहम बात तो ये है, जो हमारे रिपोर्टर जो हैं, बड़े सीनियर हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं, जुल्फ़िकार बेग बता रहे थे कि रावलपिंडी में प्रेडिक्शन है बारिश की, और प्रेडिक्शन भी 7 साढ़े 7 के करीब है। जब टॉस होता है पाकिस्तानी टीम का तो हो सकता है PSL के मैच से पहले या टॉस वक्त पर ना हो सके, ओवर्स कम करने पड़े, क्योंकि आज सुबह भी वहाँ पे काफ़ी बारिश हुई है। तो जहाँ तक दोनों टीमों का तल्लक है, बारिश में ज़ाहिर है पिच का बिहेवियर भी चेंज होएगा। मैं समझता हूँ कि अभी तक जो है एक पिच ऐसी थी कराची में जिसमें हाई स्कोरिंग मैच हुआ, जो कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स का था। अगर बैटिंग पिच होगी, लोगों का इंटरेस्ट आएगा, लोग चौके और छक्के देखना चाहते हैं, अच्छी बैटिंग देखना चाहते हैं। कम स्कोर वाले मैचेस में लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। टीमें इस वक्त दोनों एक जैसी हैं। मुल्तान की बैटिंग वैसे देखी जाए इब्तदा में इतनी अच्छी दिखाई नहीं देती, लेकिन उनके टेल एंडर्स हैं, ज़रा लंबी बैटिंग ज़रूर दिखाई देती है। इधर बाबर आजम, साइम, कैडमोर, हारिस एक अच्छी लाइन कहना चाहिए। दोनों टीमें अभी तक क्लिक नहीं कर रही। फिर दोनों टीमों के बारे में ये कहा जाता है कि बाबर भी वजह है कि मैं ओपनिंग करूंगा। रिजवान पहले अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते थे, नो डाउट पहले मैच में उन्होंने सेंचुरी भी की है, लेकिन क्लिक करने की बात है दोनों टीमों की। दोनों टीमें इस वक्त कहना चाहिए अवाम की नज़रें होंगी साइम पर भी, क्योंकि साइम फिटनेस के बाद आए हैं। तो एक मैच तो बहुत अच्छा खेला, 2 मैचों में साइम भी फेल हो गए। इसलिए कहना चाहिए कि बराबर की टीमें हैं, दोनों के लिए ज़रूरी है कि कोई ना कोई मैच, ज़ाहिर अगर मैच होता है तो एक टीम तो खैर इसमें जीतेगी। जीत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीत से टीम का मोराल भी अप होता है। और जो इंटरनेशनल प्लेयर भी नहीं दिखा रहे परफॉर्मेंस, कैडमोर से काफ़ी तवक्को थी कि वो पेशावर ज़ल्मी के लिए अच्छा खेल सकेंगे। बज़ाहिर अगर कंपैरिजन करें प्लेयर टू प्लेयर, तो पेशावर की बॉलिंग इतनी ज़्यादा मजबूत दिखाई नहीं देती। यूसुफ, आपको क्या लगता है बारिश के बाद और जैसा इस वक्त इस्लामाबाद में वेदर है पिंडी में, तो पिच को कितना मुतासिर कर सकती है और फिर प्लेयर्स के लिए खेलना मुश्किल हो सकता है? देखें, पहले तो हम बात करते हैं कि दोनों टीमों का कम्बिनेशन की। मेरे ख्याल में दोनों टीमों की कम्बिनेशन था वो बेहतर नहीं पाया जिस तरह उन्होंने सोचा हुआ था, और जो खिलाड़ी उन्होंने मुंतखब किए वो परफॉर्म भी नहीं कर रहे। ना सिर्फ मुल्की परफॉर्म नहीं कर रहे बल्कि गैर मुल्की खिलाड़ी जिन पे भरोसा किया जाता है उनकी परफॉर्मेंस भी अभी तक दोनों टीमों की जानब से ज़्यादा अच्छी दिखाई नहीं दी। रिजवान और बाबर दोनों पाकिस्तान के बड़े कप्तान हैं और दोनों ही एक दूसरे से थोड़े से पहले इनके दरमियान काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन कप्तानी के मामले पर थोड़े थोड़े आपस में खींचे भी दिखाई देते हैं। अभी आज जो मीडिया टॉक हुई मोहसिन नकवी साहब से, उसमें सवाल भी हुआ कि ऐसा लगता है कि जो रिजवान है वो थोड़े शायद कप्तानी के हवाले से नाराज़ है, तो उस पर उन्होंने कहा कि इस बारे में वो कोई जवाब नहीं देंगे। उन्होंने नो कमेंट्स कहकर मुस्कुराकर जो चल दिए थे। तो जहाँ तक कप्तानी की बात है, यकीनी तौर पर दोनों कप्तानों को पाकिस्तान के जो T20 स्क्वाड है वहाँ से ड्रॉप भी किया गया, सलमान अली यागव को कप्तान बनाया गया। आज कप्तानी का भी इम्तिहान होगा दोनों का कि एक दूसरे के जोर भी लगाएंगे कि कौन सा कप्तान अच्छा है। और चूँकि बाबर आजम भी फॉर्म में नहीं है, जबकि मोहम्मद रिजवान एक सेंचुरी बना चुके, उन्होंने भी दोबारा कमबैक करना है टीम के हवाले से। बारिश से जब मैच अगर मुतासर होता है तो यकीनी तौर पर विकेट का अहम रोल होता है, और
जो भी टीम टॉस जीतेगी वो कोशिश करेगी पहले जो बॉलिंग करने का फैसला करे, क्योंकि अगर वो बॉलिंग करते हैं फिर उनको एक टारगेट मिलेगा जिसको चेज़ करने में उनको आसानी हो सकती है, वो अपनी हिकमत तरतीब दे सकते हैं। लेकिन आज के मैच में यकीनी तौर पर दोनों कप्तानों को एक अपने आप को साबित करना पड़ेगा कि उनकी जो कप्तानी भी अच्छी है और उनकी फॉर्म भी अच्छी है। बाबर आजम के लिए भी ये मैच बड़ा अहम है, क्योंकि उनकी जो अब तक की परफॉर्मेंस है वो तो उनके फैन उससे नाराज़ हैं। आज उनके पास मौका है हम भी चाहते हैं कि जो बाबर हैं वो अपनी परफॉर्म कर सकें और अपने उस फॉर्म में वापस आ सकें। आज के मैच में किसको जितवा रहे हैं यूसुफ? आज के मैच में मेरा ख्याल है कि पेशावर ज़ल्मी जीतेगी। जाहिद साहब? मुल्तान। सलीम खालिक साहब? ज़ल्मी। लेट्स सी, हम कल देखते हैं कि जो ख्वाहिश की जा रही थी तो फिर किसने दुआएं की अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए। बहरहाल तमाम मेहमानों का शुक्रिया। प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।